हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे। ठीक है, आज का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा फंक्शन एक वर्ड, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है फिज़िक्स में। ठीक है, अब इसी फंक्शन से पहले कुछ जर्नल सी क्वांटिटीज़ हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है क्वांटिटी। तो भाई क्वांटिटी किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सके, वो क्या कहलाएगी? हमारी क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया हमारा? इट इज़ ए थिंग, इट इज़ ए थिंग विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मेज़र किया जा सके वो हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट किसे कहा जाता है? कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान बदले नहीं। जैसे कि हम पाई की बात करें, पाई की वैल्यू होती है फिक्स, 3.14 या 22/7, फिक्स वैल्यू, मतलब बदलेगी नहीं। बार बार आपने कहीं और जैसे सर्कल के लिए यूज़ किया या किसी और के लिए आपने जैसे भी यूज़ किया, उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। जो फिक्स वैल्यू है वही रहेगी। उस चीज़ को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेंट। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वांटिटी whose value does not change during mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान जिसकी वैल्यू बदले नहीं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो एग्जांपल जैसे पाई हो गए, एक वैल्यू इसकी क्या है? फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, हम कहते हैं इंटीजर एटसेट्रा, फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एक वर्ड आता है हमारे पास वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल किसे कहा जाता है? जो चीज़ मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान बदल जाए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वेरिएबल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक क्वांटिटी whose value change during mathematical operation। ठीक है, जैसे इनको जो है वो हम नोटेशन आपने कर भी रखा। देखो आप नोटेशन करते हो, x से कर दिया, y से कर दिया, p कर दिया, q कर दिया, t एटसेट्रा, मतलब किसी भी तरह से इनकी नोटेशन की जा सकती है। अब इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहा जाता है? ए वेरिएबल क्वांटिटी which can have any value, a variable quantity which can have any value within the specified limits is called independent variable। भाई मतलब क्या हुआ? कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफिड लिमिट्स के बीच में कैलकुलेट किया जा सकता है या उसकी कोई वैल्यू हो सकती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिपेंडेंट वेरिएबल। वो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहेंगे? ए वेरिएबल क्वांटिटी
a variable quantity whose value depends upon the numerical value assigned to the independent variable is called डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे कि जिसकी वैल्यू डिपेंड करे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास वर्ड आता है, हमारा मेन जो है वो हमारा आता है फंक्शन। तो देखो फंक्शन हम किसे कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी की कोई वैल्यू है, ठीक है, जो किसी अदर वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो, उसको क्या बोला जाएगा, फंक्शन। उनके बीच में कोई रिलेशन भी मिलेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी, मान लिया हमने उसको y कह दिया, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ some other variable quantity, और इसको हमने नाम दे दिया x, ठीक है, through some relation such that there exists only one finite value of y for each value of x, then y is called a फंक्शन ऑफ x। क्या कह रहा है कि कोई वेरिएबल है हमारे पास y और उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किसी अदर वेरिएबल x पे, और कोई रिलेशन है इनके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे कोई भी रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। और साथ ही में कंडीशन क्या है कि y की किसी वैल्यू के लिए, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y का केवल एक फाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x। रिप्रेजेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारी होगी रिप्रेजेंटेशन। देखो इस तरह से हम एक कंडीशन कंसिडर करें, ठीक है, ये x, ये हमारा y और ये हमारा f। तो x जो है ये हमारा काम करेगा इनपुट का, ठीक है, y जो है ये हमारा काम किसका करेगा, आउटपुट का, और f जो है ये हमारा किसका काम करेगा, ऑपरेटर। कि अब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने x का एक रिजल्ट दिया और y के आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा। हाँ, अलग अलग इनपुट के लिए एक जैसा आउटपुट हो सकता है, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा, एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होंगे। सिंपल जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें जो कीबोर्ड है, कीज़ होती है, हमने एक की प्रेस की, हमें स्क्रीन पर वही जो है डिजिट या जो भी हमने की प्रेस की वो हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो, उसका मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट के लिए हमें एक आउटपुट मिला, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए, मान लो हमने प्रेस तो किया ए और हमें स्क्रीन पर मिल रहा है ABCD, ऐसे बहुत रैंडमली वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, तो इसका क्या प्रॉफिट हो, कोई प्रॉफिट नहीं है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि जो वर्ड ए है उसके लिए स्पेसिफिक कौन सी की होगी। इसी वजह से नॉर्मल जो एक इनपुट है उसके लिए एक आउटपुट होगा। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्ट कीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो अभी हमने क्या कहा कि डिफरेंट इनपुट के लिए एक जैसा आउटपुट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक इनपुट
आपका एक ही आउटपुट होगा, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होंगे। आउटपुट हर बार कितने होंगे? एक होंगे। जैसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान लो हमें इस तरह से गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, y जो है वो x का एक फंक्शन है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। मान लो हमने इस तरह से किया कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, x 0 होने पर y हमें कितना मिलेगा? 4। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से y जो है वो हमें कितना मिलेगा? 18। देखो x की जगह हमने 0 रखा, पहली कंडीशन में x की जगह हमने 0 रखा, ठीक है, ये 0, यहाँ पर 0 रखा, 0, 4 बच गया हमारे पास। ऐसे ही x की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, और 3 2 जा 6, 8 और 6 हमारे कितने हो गए? 14, 14 प्लस 4 जो है वो हमारा कितना हो गया? 18। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक से ज़्यादा आउटपुट हमें इसमें नहीं मिल रहे। तो ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है। एक डेफिनेट वैल्यू के लिए x की एक डेफिनेट वैल्यू के लिए y की भी एक डेफिनेट वैल्यू है। अगर ग्राफिकली हम बात करें तो एक बात आपको याद रखनी है। मान लो कि नहीं, दो टर्म्स के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मान लो t और x के बीच में हमने डिनोट कर दिया एक ग्राफ, और ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिल गया। तो अगर तो कोई फंक्शन है तो जितनी भी हम इस पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो एक ही बार इसको कट करेंगी, एक से ज़्यादा बार नहीं। जैसे कि हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी वर्टिकल, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी, ये हो गई, ये हो गई, अलग अलग जो भी हैं हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए देखेंगे इसने एक बार कट किया, सेकेंड लाइन ने भी एक ही बार कट किया, थर्ड लाइन ने भी यहाँ पर एक बार कट किया, नेक्स्ट ने भी एक बार कट किया, इस तरह से। तो मतलब अगर कोई फंक्शन है तो उस पर जितनी भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो उस फंक्शन को सिर्फ एक बार कट करेगी। ठीक है, तो ये तो एक फंक्शन हो गया। ऐसे अगर हम बात करें कि इस तरह से हमें कोई ग्राफ मिल रहा है किसी इक्वेशन के लिए, किसी के भी लिए रैंडम मान लो आप, एक्स वाई जो भी मानना चाहो, इस पर अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए, तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर तो ठीक है, ये देखो 1 2 मोर देन 1 टाइम क्रॉस कर रही है, तो ये जो है ये एक फंक्शन नहीं है। ये सर्कुलर ग्राफ जो भी है ये हम एक अलग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल फंक्शन की टर्म में बात की जाए तो सिर्फ एक ही बार कट करनी चाहिए वर्टिकल लाइंस। मैक्स एक से ज़्यादा बार जब भी कट करेंगे तो नॉट अ फंक्शन, ये हमारा क्या है? नॉट अ फंक्शन, और ये हमारा क्या है? फंक्शन। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं वो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर फंक्शन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पावर फंक्शन। पावर फंक्शन देखो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, जहाँ पर n जो है ये हमारा क्या है? हेयर n कांस्टेंट रियल नंबर, कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है। n अगर 0 है, अगर हम ऐसे लिखो फॉर n इज इक्वल्स टू 0, देन पावर फंक्शन इज कांस्टेंट। n इज इक्वल्स टू 0, पावर फंक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या होगी? दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है, किसी भी क्वांटिटी की पावर जब भी 0 होगी तो वो जो क्वांटिटी है वो 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर x की पावर अगर 0 होती है तो x की पावर 0 दैट मीन्स 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसी तरह से सेकंड अगर हम टाइप की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, एग्जांपल जैसे ये हो गया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x,
ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू कोस x कोट x प्लस कोस स्क्वायर x। इस तरह से ये रैंडमली कोई भी हम लेके चले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, तो वो हमारे क्या बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे थर्ड जो हमारा टाइप है, थर्ड हमारा टाइप आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, ठीक है। वेयर a ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है और जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड बेस नंबर। इस तरह का जो हमें फंक्शन मिलेगा ये तो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये इस तरह से जो हमें मिलेगा, अगर x किसी की पावर के टाइप पे हमें मिल रहा है तब तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर x में किसी की पावर हमें मिल रही है, x की कोई पावर हमें मिल रही है, वो हमारा क्या होगा, पावर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और आता है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन हम किसे कहते हैं, इस तरह से हमें मिले, मतलब log बेस e एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स क्यूब 10 log बेस e एक्स, कुछ ऐसे। तो ये जो log की फॉर्म में हमें मिलते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारे कहलाते हैं। चलो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास आता है। इसके बाद हमारा फंक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। देखो ऐसे कि ए फंक्शन एफ एक्स, मान लिया हमने कोई फंक्शन है, इज सेड टू टेंड, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू टेंड ए लिमिट एल, लिमिट हमने दे दी एल, एज इट्स वेरिएबल एक्स approaches a constant a, constant को नाम हमने दे दिया a, x tends to a, इस तरह से, ठीक है। such that the absolute difference between fx and L as x tends to a is negligible, small, negligible small, but not zero, but not zero। क्या कह रहे हैं कि कोई फंक्शन fx जो है वो L लिमिट कैसे कहा जाएगा, किसी वेरिएबल x के लिए जो a कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, कि जो डिफरेंस होगा fx और L के बीच में वो लगभग इस तरह से होगा, x टेंड्स टू a, जो कि नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, वो छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन fx के लिए, और कितनी है L, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है fx, कोई फंक्शन है x का, और ये है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये फंक्शन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए, सिर्फ x2 को छोड़कर, x इज इक्वल्स टू 2 को छोड़कर हम इसको अलग अलग फंक्शंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हमने रखी y की x की वैल्यू 2, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, देन y, देखो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 8, 2 माइनस 2, दैट मीन्स 0/0। और इसको क्या बोला जाएगा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। और मतलब कि ये जो है ये कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड x इज इक्वल्स टू 2 पर। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि वैल्यू जो क्लोज देन 2 से ज़्यादा है 2 से कम, मतलब 2 के नियर बाई जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए कुछ वैल्यूज़ आएंगी। देखो जैसे x इज इक्वल्स टू हमने प्लेस किया 1.98, देन fx जो है हमें कितना मिला 1.98 क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.98 माइनस 2।
और ये जो है हमें ऑलमोस्ट मिलेगा 11.88 की समथिंग। ऐसे अगर हम x की वैल्यू रखें 1.99, देन fx जो है 1.99 क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.99 माइनस 2, और ये जो है ऑलमोस्ट हमें मिलेगा 11.94। इसी तरह से अगर हम वैल्यूज़ रखें x इज इक्वल्स टू 2.01, 2 पर 0 हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड, 2.01 हम रखते हैं, तो fx इज इक्वल्स टू 2.01 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2.01 माइनस 8, और ये जो वैल्यू है समथिंग हमें मिलेगी 12.06। ठीक है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 2.02, देन fx इज इक्वल्स टू 2.02 क्यूब माइनस 8, 2.02 माइनस 2, और ये वैल्यू समथिंग हमें मिलेगी 12.12 के अराउंड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की सभी वैल्यूज जो 2 के क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है, उनका जो रिजल्ट है वो कितना आया, ऐसा लिख सकते हैं हम, फ्रॉम ऑल वैल्यूज of x very close to 2 but not exactly 2, but not exactly 2, x cube minus 8 divided by x minus 2 is approximately 12, अप्रॉक्सीमेटली 12, अप्रॉक्सीमेटली 12, 12, 12, ठीक है, नियर बाई 12 हमें ये वैल्यू मिल रही है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12, कि 2 के नियर बाई जो हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे x में, तो उसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें नियर बाई 12 मिलेगा, लेकिन 2 प्लेस नहीं करेंगे। अगर हमने 2 को प्लेस किया तो फंक्शन जो है वो हमारा कैसा होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया लिमिट ऑफ फंक्शन। ये कुछ जर्नल बातें हो गई हमारी फंक्शन से रिलेटेड, और टॉपिक भी हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 टॉपिक बचते हैं हमारे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।